Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the class. Today we will learn how to add image, audio and video files to web pages. Before starting today's lecture, let's have a look at what we studied in the previous lecture. In previous lecture we learned how to link documents in HTML. हमने ये देखा कि हमने अगर किसी एक वेब पेज से किसी दूसरे वेब पेज पे मूव होना है तो हमारे पास HTML के कौन से टैग्स हैं जिन्हें यूज़ करके हम ये फंक्शनैलिटी ले सकते हैं. हमने डिफरेंट टाइप्स के लिंक्स पढ़े. सबसे पहले हमने देखा कि इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, यानी जब आप अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं तो उसका क्या तरीका होगा. फिर हमने देखा कि एक्सटर्नल लिंक्स कैसे ऐड किए जाते हैं वेब पेजेस के ऊपर. इट मींस के जब आप अपनी किसी वेब पेज को किसी एक्सटर्नल वेब पेज के साथ लिंक करते हैं. फिर हमने डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कशन की. ये बहुत अहम टॉपिक है. बेसिकली जब हम एक पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करते हैं तो हमें उसका कंप्लीट पाथ देना पड़ता है. तो इस टॉपिक में हमने देखा कि जब आप किसी पेज को किसी दूसरे पेज के साथ लिंक करेंगे तो उसका पाथ कैसे सेट किया जाता है. फिर हमने इंटरनल डॉक्यूमेंट रेफरेंस सीखा कि आप अगर एक ही वेब पेज के अंदर किसी एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे मूव होना चाहते हैं तो इस तरह के लिंक्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं. और इसके बाद फिर हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े ए टैग के, जो लिंक का टैग है HTML के अंदर, जिसमें हमने देखा कि अगर हम शॉर्ट की डिफाइन करना चाह रहे हैं, इट मीन्स के यूज़र बजाय इसके कि लिंक को क्लिक करे वो कोई शॉर्ट की प्रेस करता है तो वो उस लिंक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे मूव कर जाता है. तो इसके लिए हमने एक्सेस की का एट्रीब्यूट पढ़ा. फिर उसके बाद हमने टैब इंडेक्स का एट्रीब्यूट पढ़ा जो कि टैब सीक्वेंस को सेट करता है एक वेब पेज के अंदर. फिर हमने टारगेट का एट्रीब्यूट पढ़ा कि आप जो नया पेज है उसे उसी टैब में ओपन करना चाह रहे हैं या नए पेज के लिए एक नया टैब ओपन करना होगा. तो इस तरह से हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कि लिंक के टैग के फंक्शनैलिटी को इन्हेंस करते हैं. यहीं से हम आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आप इमेजेस कैसे ऐड करते हैं अपने वेब पेजेस में. उसके बाद हम देखेंगे कि आप इमेजेस को लिंक्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं. इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इमेज मैप का. और फिर हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड वीडियो टू वेब पेजेस. और लास्ट में हम देखेंगे कि आपने ऑडियो फाइल्स ऐड करनी हो वेब पेजेस के ऊपर तो हमारे पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि ऑडियो फाइल्स को ऐड करती हैं वेब पेजेस के ऊपर. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर एडिंग इमेजेस टू वेब पेजेस. अगर हम किसी भी वेब पेज के बेसिक कंटेंट्स की बात करें तो टेक्स्ट के अलावा जो सबसे ज़्यादा कॉमन एलिमेंट जो कि वेब पेजेस के ऊपर हम देखते हैं वो इमेजेस होता है. HTML में हमारे पास इमेज या IMG का टैग है जो कि यूज़ होता है इमेजेस को ऐड करने के लिए. अगर हम कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे तो हम इमेज टैग या IMG टैग का सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे. सोर्स बेसिकली इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ इमेज. बेसिकली हम सोर्स के एट्रीब्यूट में ये बताते हैं कि हमें कौन सा इमेज जो है वो
वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले करना है। अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो एक इमेज ऐड करने का सिंटेक्स कुछ इस तरह से बनता है, IMG का टैग और उसके बाद सोर्स में हम इमेज नेम देते हैं। यहाँ पे आप देखें कि इमेज और सोर्स जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, आप किसी भी केस में लिखें ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करें इमेज नेम की तो इमेज नेम केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने इमेज का फुल नेम विद एक्सटेंशन यहाँ पे मेंशन करना है, इमेज नेम लिखने के वही रूल्स हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के टॉपिक में पढ़ा था हमने कि अगर इमेज और वेब पेज दोनों एक ही फोल्डर या डायरेक्टरी के अंदर हैं तो हमने जस्ट इमेज का नेम विद एक्सटेंशन लिखना होगा। लेकिन अगर इमेज किसी और फोल्डर में है और वेब पेज किसी और फोल्डर में है तो हमें कंप्लीट पाथ बताना पड़ेगा, तब जाके इमेज जो है वो ऐड होगी वेब पेज में। तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें आपके इमेज सोर्स abc.jpg, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है बेसिकली एक इमेज है abc.jpg जिसे वो वेब पेज में ऐड कर रहा है। तो अगर आप इमेज नेम देखें तो जस्ट ये नेम और एक्सटेंशन ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं और हमने यहाँ पे कोई पाथ स्पेसिफाई नहीं किया। इट मीन्स कि आपका इमेज और वेब पेज जिस पे आप इमेज को ऐड कर रहे हैं वो दोनों एक ही फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आइए अब हम इसी चीज़ को एक वेब पेज का एग्जांपल कोड देखते हैं जहाँ पे हमने एक इमेज को ऐड करवाया हुआ है। अगर आप इस कोड को देखें तो बॉडी के सेक्शन में हमने एक हेडिंग लिखा हुआ है एडिंग इमेजेस और उसके बाद एक लाइन का ब्रेक दिया हुआ है और उसके बाद हाईलाइटेड पार्ट है जिसमें हमने एक इमेज को ऐड करवाया है। अगर हम इस हाईलाइटेड पोर्शन को देखें तो सबसे पहले इमेज का टैग यूज़ हो रहा है जो कि ब्राउज़र को ये बताता है कि उसने एक इमेज को डिस्प्ले करना है। उसके बाद आप देखें कि सोर्स का एट्रीब्यूट है जो कि ये बता रहा है कि हमने कौन सा इमेज ऐड करना है और सोर्स के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो बेसिकली इमेज पाथ और नेम है, यानी कि जो इमेज हम ऐड कर रहे हैं जिसका नाम img1.jpg है वो किसी और लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करती है और जो वेब पेज है वो किसी और लोकेशन के ऊपर एग्जिस्ट करता है। अगर इन लोकेशंस को हम इस एग्जांपल में देखें तो आप देखेंगे हमारे पास इस एग्जांपल में एक रूट डायरेक्टरी है और उस डायरेक्टरी के अंदर दो सब डायरेक्टरीज हैं जिनमें से एक का नाम एग्जाम्पल्स है और दूसरे का नाम इमेजेस है। एग्जाम्पल्स की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर एक HTML फाइल है ex.html और इमेजेस का जो डायरेक्टरी है उसमें एक फ़ाइल है image1.jpg। हम ये चाह रहे हैं कि हम ex.html पेज में ऐड करवाना चाह रहे हैं image1.jpg को। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो हमें जो पाथ देना पड़ेगा वो ये होगा कि हम पहले एग्जाम्पल्स के फोल्डर से बाहर यानी जो एग्जाम्पल्स का पेरेंट फोल्डर है वहाँ पे आएंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे इमेजेस के फोल्डर की तरफ और फिर हम जो है image1.jpg को ऐड करवाएंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम एक फ़ोल्डर से बाहर वाले फ़ोल्डर की तरफ आना चाह रहे हैं तो हमारे पास डबल डॉट या डबल पीरियड्स फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद जब हमने मूव करना है इमेजेस की डायरेक्टरी के अंदर तो हमने इमेजेस का लिखा और फिर उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश। इट मीन्स कि अब हम इमेजेस के फोल्डर में आ चुके हैं और उसके बाद जो इमेज हमने ऐड करवाना है img1.jpg हमने वो लिखा। तो इस तरह से हमने एक फुल पाथ दे दिया और इमेज जो है वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगा। अगर आप इस पूरी एग्जांपल को देखें तो इस एग्जांपल में हमारे पास
एक हेडिंग है जो कि एडिंग इमेजेस के नाम से हेडिंग लिखी हुई है, और उसके बाद हमने एक इमेज जो है वो ऐड करवाया। तो इसकी आउटपुट हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगी। आप देखेंगे इस स्लाइड पे एक आपको सबसे टॉप पे ब्राउज़र के अंदर जो है वो इमेज हेडिंग नज़र आ रही है, एडिंग इमेजेस, और उसके बाद एक फुल साइज़ की इमेज है जो कि हमने ऐड करवाई थी इमेज टैग के साथ। आप देखें तो जैसा कि स्लाइड में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इमेज जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ की है। इवन इसका इमेज का साइज़ जो है वो वेब पेज की जो स्क्रीन है उससे बढ़ के है। तो बेसिकली जब आप इमेज टैग यूज़ करते हैं तो जिस साइज़ का भी इमेज होता है उसी साइज़ पे वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है। इस इमेज के पैरामीटर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें कुछ एट्रीब्यूट्स सीखना पड़ेंगे जो कि इमेज टैग के हैं, और ताकि हम जो इमेज डिस्प्ले हो रही है उसके डिस्प्ले को हम कंट्रोल कर सकें। आइए अब हम देखते हैं कि इमेज के डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, और फिर बाद में हम वन बाय वन सबकी एग्जांपल्स देखते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि इमेज जो है वो जिस साइज़ का इमेज होता है उसी साइज़ का वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होता है। हमारे पास हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट हैं जिन्हें हम IMG के टैग के अंदर यूज़ करते हैं, और इन एट्रीब्यूट्स की मदद से हम इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप हाइट और विड्थ कंट्रोल करना चाहते हैं तो जस्ट हम IMG सोर्स इमेज नेम हाइट और विड्थ हम डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर पिक्सेल्स में कि इमेज की हाइट कितने पिक्सल की होनी चाहिए या इमेज की विड्थ कितने पिक्सल की होनी चाहिए हम वो मेंशन कर देते हैं। तो इस तरह से जो नंबर आपने हाइट और विड्थ के एट्रीब्यूट्स में दिया है इमेज का साइज इमेज उसी साइज में वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होगी। इसके बाद जो सेकंड एट्रीब्यूट हमारे पास है इमेज टैग का वो ऑल्ट एट्रीब्यूट है या अल्टरनेटिव टेक्स्ट का एट्रीब्यूट है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्राउज़र जो है वो इमेज को डिस्प्ले नहीं कर पाता, जिसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं, जिनमें से एक कॉमन रीज़न ये है कि इमेज जो हम ऐड करवाना चाह रहे हैं वो उस लोकेशन से मिसप्लेस हो गई है या जो हमने पाथ दिया था वो ठीक नहीं था। तो जब ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो इमेज ऐड नहीं होती वेब पेज के ऊपर। हमारे पास जो ऑल्ट या अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट है वो बेसिकली इस केस में जबकि इमेज डिस्प्ले ना हो रहा हो तो हम कोई एरर मैसेज जो है वो यूज़र को शो कर देते हैं। अगर हम ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहें तो हम ALT एट्रीब्यूट नेम है और उसके बाद जो मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर डिस्प्ले कर देते हैं। तीसरा एट्रीब्यूट जो कि इमेज के टैग में हम यूज़ करते हैं वो अलाइन का एट्रीब्यूट है। अलाइन बेसिकली जब हम कोई इमेज ऐड करते हैं और उसके साथ हमें कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ता है तो वो टेक्स्ट की अलाइनमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक इमेज ऐड किया, उसके बाद आप एक पैराग्राफ ऐड कर रहे हैं, तो पैराग्राफ अब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप अलाइन अगर टॉप कर दें तो जहाँ से इमेज शुरू हो रहा है वहीं से आगे वो टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से आप अलाइन बॉटम कर दें तो जहाँ से इमेज ख़त्म हो रहा है वहाँ से वो टेक्स्ट जो है वो या पैराग्राफ वो डिस्प्ले होना शुरू होगा। इसी तरह से आप लेफ़्ट और राइट इमेज को लाइन कर सकते हैं। अगर आप राइट लाइन करते हैं तो इमेज जो है वो राइट ब्राउज़र के राइट कॉर्नर पर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से अगर आप अलाइन इज इक्वल टू लेफ़्ट करते हैं
तो इमेज जो है वो ब्राउज़र के लेफ़्ट कॉर्नर पे डिस्प्ले होगा। आखिरी कॉमन एट्रीब्यूट जो कि इमेजेस में यूज़ होता है वो बॉर्डर का होता है। बेसिकली जब इमेज ऐड होता है तो उसके चारों तरफ कोई बॉर्डर नहीं होता। अगर आप ये चाहते हैं कि हम एक बॉर्डर जो है वो ड्रॉ करते हैं इमेज के चारों तरफ, तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर का एट्रीब्यूट है। हम बॉर्डर और उसके बाद उसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं, जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है बॉर्डर इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है ये बॉर्डर की थिकनेस को डिनोट करती है। आप जितना थिक बॉर्डर ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी इमेज के चारों साइड्स पे, तो आप उतना ही बड़ा नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उतना ही थिक बॉर्डर जो है वो ड्रॉ होगा। अभी हमने इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स देखे हैं। हम एक क्विक सा रिव्यू करते हैं और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स में जाके हम देखते हैं कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। पहला एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ का था, जो कि इमेज की हाइट और विड्थ को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। फिर हमने अलाइन का एट्रीब्यूट पढ़ा, जो कि इमेज के साथ हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उसकी अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। फिर हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट पढ़ा है। बॉर्डर जो है वो इमेज के चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। और इसी तरह हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट या ऑल्ट का एट्रीब्यूट देखा कि जब ब्राउज़र किसी भी वजह से इमेज को डिस्प्ले नहीं करता तो हम एक मैसेज जो है वो यूज़र को दिखा देते हैं। आइए अब हम डिफरेंट एग्जांपल्स में देखते हैं कि ये एट्रीब्यूट्स किस तरह से इमेजेस के डिस्प्ले को इम्प्रूव करते हैं। आप इस एग्जांपल में देखें कि जो हाईलाइटेड पोर्शन है कोड का, उसमें हमने वही इमेज जो कि प्रीवियस एग्जांपल्स में हमने देखा था, वही इमेज जो है हमने ऐड करवाया है। और इसमें हमने जो है ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और इसमें हमने जो है एक मैसेज डिस्प्ले किया है। और जब हम ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखें कि हमने जो इमेज नेम था img1 जो कि एक्चुअल नेम था, उसके बजाय img11 यूज़ किया है। इट मीन्स के जब ये इमेज डिस्प्ले होगा तो इस नाम का कोई इमेज उस डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है, तो जो ब्राउज़र है वो डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। इसी हाईलाइटेड पार्ट से ऊपर वाला लाइन अगर आप देखें तो वहाँ पे भी एक इमेज ऐड करवाया हुआ है और ये बिल्कुल ठीक नेम है। आप देखेंगे यहाँ पे जो हाईलाइटेड कोड है इसमें इमेज नेम हमने रॉन्ग नेम दिया हुआ है, तो ब्राउज़र इस इमेज को डिस्प्ले नहीं कर सकेगा। तो अगर आप इसके आउटपुट देखें तो जहाँ पे इमेज नेम ठीक था तो वो ब्राउज़र को वो इमेज मिल गया था और उसने वो इमेज डिस्प्ले करवा दिया। लेकिन अगर आप सेकंड इमेज को देखें तो इस कोड में हमने इमेज का नेम जो है वो एक रॉन्ग नेम दिया था, तो ब्राउज़र को वो इमेज मिला नहीं, तो वो डिस्प्ले नहीं कर सका। आप देखेंगे ये जो सेकंड इमेज है उसमें अब इमेज के बजाय वो मैसेज जो कि हमने ऑल्ट के एट्रीब्यूट में दिया था वो डिस्प्ले हो गया। इसके बाद जो तीसरा एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था वो बॉर्डर का एट्रीब्यूट था। बॉर्डर का एट्रीब्यूट बेसिकली इमेज के चारों तरफ बॉर्डर ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। आप इस एग्जांपल में देखें कि हमने जो बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ किया उसे 10 वैल्यू दी है। इट मीन्स के 10 साइज़ या थिकनेस का बॉर्डर जो है वो इमेज के चारों तरफ ड्रॉ होगा। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आप देखें कि वही इमेज जो कि पहले डिस्प्ले हो रहा था, लेकिन अब उसके चारों तरफ 10 साइज़ या थिकनेस का बॉर्डर जो है वो आपको नज़र आ रहा है। इमेज टैग का जो आखिरी एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था वो अलाइन का एट्रीब्यूट था। हमने इसमें देखा कि अलाइन बेसिकली जब आप अलाइन टॉप
मिडल या बॉटम, ये 3 ऑप्शंस हैं आपके पास कि जब आप टेक्स्ट को जो कि इमेज के साथ आपने डिस्प्ले करना है उसकी अलाइनमेंट के लिए यूज़ होता है। आप ये हाईलाइटेड पार्ट देखें कि इसमें लाइन का एट्रीब्यूट एक इमेज ऐड करवाया गया है और उसमें अलाइन को हमने टॉप वैल्यू दी है और उसके बाद एक मैसेज है जो कि टेक्स्ट है, दिस इमेज शोज द मेन गेट ऑफ रोहतास फोर्ट। इसके बाद ब्रेक लाइन है, हमने वही इमेज दोबारा से ऐड किया है और इस दफ़ा अलाइन को हमने मिडल वैल्यू असाइन की है और दोबारा से वही मैसेज जो कि ऊपर वाले कोड में है उसको दोबारा से हमने टाइप किया है। अगर आप इसकी आउटपुट देखें तो आपको 2 इमेजेस नज़र आ रही हैं जो और उन दोनों के साथ टेक्स्ट है। अगर आप ऊपर वाली इमेज को देखें तो जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है जहाँ से इमेज स्टार्ट हो रहा है उसकी टॉप से जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसी तरह से अगर आप नीचे वाली इमेज को देखें तो जहाँ पे हमने अलाइन मिडल किया था तो आप देखें कि उस इमेज के मिडल से टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम इमेजेस कैसे ऐड करते हैं और इसके लिए हम IMG का टैग कैसे यूज़ करते हैं। फिर हमने IMG के टैग के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं और हमने ये देखा है कि हम इमेज के डिस्प्ले को इन एट्रीब्यूट्स के थ्रू कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम HTML पेजेस को आपस में कैसे लिंक करते हैं। तो हमने किया इस तरह से था कि हम लिंक का कोड लिखते थे, टैग लिखा लिंक का और उसके बाद हम एक टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले कर रहे थे और उसके बाद लिंक के टैग को क्लोज कर देते थे। तो अब ये कोड एग्जीक्यूट कैसे होता था कि वो टेक्स्ट जो हमने ओपनिंग ए का टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में लिखा था, यूज़र जैसे ही उसे क्लिक करता था तो वो दूसरे डॉक्यूमेंट पे मूव हो जाता था। तो हमने जो टेक्स्ट है उसे यूज़ किया था लिंक के लिए। इसी तरह से हम टेक्स्ट के बजाय इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स के आप कोई इमेज को लिंक कर दें, यानी यूज़र जैसे ही इमेज पे क्लिक करेगा तो वो दूसरे पेज पे मूव हो जाएगा। अगर हम ऐसा करना चाह रहे हैं तो हमने सिंपली करना ये है कि ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में हमने इमेज को ऐड करवा देना है बजाय टेक्स्ट लिखने के। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से बनती है, AHREF और पेज रेफरेंस। इट मींस हमने जिस पेज पे मूव होना है उसका हमने यहाँ पे रेफरेंस देना है। उसके बाद हमने ओपनिंग टैग को ख़त्म किया और उसके बाद जहाँ पे हमने टेक्स्ट लिख रहे थे वहाँ पे अब हमने इमेज को ऐड करवा देना है। तो इमेज को ऐड करवाने का वही तरीका है जो कि अभी हमने आज के लेक्चर में सीखा है। इमेज IMG का टैग और सोर्स में हमने इमेज नेम या इमेज पाथ दिया और टैग को क्लोज कर दिया और उसके बाद हमने ए टैग को भी क्लोज कर दिया। इस तरह से आप देखें कि ओपनिंग ए टैग और क्लोजिंग ए टैग के बीच में इमेज के टेक्स्ट के बजाय इमेज है। यूज़र जैसे ही उस इमेज पे क्लिक करेगा तो वो रिक्वायर्ड वेब पेज पे मूव हो जाएगा। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमने इमेजेस को लिंक्स के तौर पे यूज़ किया है। इट मींस के यूज़र जैसे ही लिंक के ऊपर इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो किसी दूसरे पेज पे मूव हो जाता है। आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने एक ब्राउज़र के अंदर एक पेज ओपन किया है। इस पेज में अगर हम इसे देखें तो स्टार्ट हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है। उसके बाद एक हेडिंग दी गई है जिसमें पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के नाम से और उसके बाद दोबारा से एक हॉरिजॉन्टल लाइन या HR का टैग यूज़ किया गया है। इसके बाद देखेंगे एक पैराग्राफ है और पैराग्राफ के नीचे कुछ इमेजेस जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगोस हैं वो नज़र आ रहे हैं। आप
जैसे ही कर्सर को मूव करते हैं किसी इमेज के ऊपर तो वो देखें वो लिंक की तरह बिहेव कर रहा है। आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने कॉमसेट्स के लोगो पे क्लिक किया तो हम कॉमसेट्स की वेबसाइट पे मूव हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी, जैसे हम नस्ट के लोगो पे क्लिक करते हैं तो हम नस्ट की वेबसाइट पे मूव हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में हमने इमेजेस को लिंक्स के तौर पे यूज़ किया है, यानी जो प्रीवियस एग्जांपल्स में हम टेक्स्ट को क्लिक करने से किसी वेब पेज के ऊपर मूव हो रहे थे, तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट के बजाय इमेजेस को क्लिक करने से हम किसी दूसरे पेजेस के ऊपर मूव हो रहे हैं। अभी हमने जो एग्जांपल देखी ब्राउज़र के अंदर, हमने कोड को एग्जीक्यूट करके देखा। ये उस कोड का पोर्शन है, वो पोर्शन जिस पे हमने लिंक किया हुआ है इमेजेस को। अगर आप हाईलाइटेड पार्ट जो है इस स्लाइड के ऊपर कोड का, उसे देखें तो जो स्टार्ट में हमने लिंक का कोड लिखा हुआ है, ए का टैग स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमने जो नस्ट की वेब एड्रेस है वो हमने लिखा हुआ है और उसके बाद हमने ए के टैग को क्लोज किया हुआ है। उसके बाद अगर आप सेकंड लाइन देखें तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट के बजाय एक इमेज ऐड की हुई है और उसे हमने हाइट विड्थ जो है वो 100 पिक्सल्स दिया हुआ है और उसके बाद ए का टैग क्लोज हो रहा है। इसी तरह से हमने बाकी जो लिंक्स हैं वो क्रिएट किए हुए हैं। कॉमसेट्स का जो सेकंड लिंक जो है वो कॉमसेट्स का है। हमने लिंक के अंदर कॉमसेट्स का वेब एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद इमेज ऐड की हुई है जो कि कॉमसेट्स का लोगो है। यहाँ पे भी हमने हाइट एंड विड्थ 100 बाई 100 लिखा हुआ है और फिर उसके बाद हमने ए लिंक को क्लोज किया हुआ है। आप देखें कि हमने तमाम लिंक्स के अंदर इमेज का हाइट और विड्थ जो है वो सेम रखा हुआ है। इस वजह से जब वो इमेजेस डिस्प्ले होती हैं तो हमें बिल्कुल तमाम लोगोस जो हैं वो एक ही साइज़ के डिस्प्ले हो रहे हैं। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि इमेजेस को हम कैसे ऐड करवाते हैं वेब पेजेस पे, और उसके बाद हमने कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े कि हम डिस्प्ले को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो सेकंड टॉपिक देखा वो ये था कि आप इमेजेस को लिंक्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी पढ़ेंगे वो है इमेज मैप्स का। इमेज मैप्स को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको एक कोड एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहूँगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि इमेज मैप्स बेसिकली हैं क्या, और उसके बाद हम इमेज मैप्स को डिफ़ाइन करते हैं और देखते हैं कि इमेज मैप्स कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप इस वेब पेज को देखें तो आपको एक इमेज नज़र आ रहा है और ये इमेज जो है वो कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस का इमेज है। आप जैसे ही कर्सर को मूव करते हैं तो आपको देखें बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप ये पहली बिल्डिंग पे मूव करते हैं जो कि बेसिकली EE डिपार्टमेंट है कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस का, तो इसने लिंक की तरह आपको कर्सर की शेप जो है वो नज़र आना शुरू हो गई और साथ ही आपको हिंट भी नज़र आ गया कि EE डिपार्टमेंट। इसी तरह से आप मज़ीद आगे मूव करें तो जैसे ही EE डिपार्टमेंट ख़त्म होता है तो इसने दोबारा से जो है नॉर्मल शेप में नज़र आया कर्सर, और जैसे ही हम तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पे जब हम पहुंचते हैं तो आप देखेंगे इसने दोबारा से जो है लिंक की शेप में आ गया कर्सर, और साथ ही आपको हिंट नज़र आना शुरू हो गया CS डिपार्टमेंट। इसी तरह से जब आप मज़ीद आगे मूव करते हैं लाइब्रेरी की बिल्डिंग पे आप जैसे ही पहुंचे तो आपको हिंट में आ गया, अगेन इसने लिंक की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया और साथ ही जो है आपको वो हिंट में लाइब्रेरी नज़र आना शुरू हो गया।
आप जब EE वाले लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप EE के होम पेज पे मूव हो जाते हैं। इसी तरह से जब आप लाइब्रेरी वाले पेज पे क्लिक करते हैं तो आप जो है लाइब्रेरी की होम पेज पे मूव हो जाते हैं। आप अगर इसे देखें तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सा नज़र आता है, आप देखें इस यहाँ पे। तो बेसिकली ये वो एरिया है जिसे हमने लिंक किया हुआ है EE के होम पेज के साथ। इसी तरह से अगर आप क्लिक करें लाइब्रेरी वाले बिल्डिंग को तो आप देखेंगे ये रेक्टेंगुलर एरिया है जो कि लिंक किया गया है लाइब्रेरी के होम पेज के साथ। तो बेसिकली इस एग्जांपल में हमने एक इमेज है उसके डिफरेंट पोर्शंस को डिफरेंट वेब पेजेस के साथ लिंक किया हुआ है। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उस एग्जांपल में बेसिकली ये था कि हमारे पास एक इमेज था, हमने उस इमेज पे जैसे क्लिक करते हैं फुल इमेज पे तो हम दूसरे पेज पे मूव हो जाते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में आप देखें कि जब हम इमेज के किसी स्पेसिफिक पोर्शन को क्लिक करते हैं तो तभी हम दूसरे पेज पे मूव होते हैं। इसी तरह से एक ही इमेज के ऊपर मल्टीपल पॉइंट्स जो हैं वहाँ पे डिफरेंट पेजेस को लिंक किया गया। तो इस तरह की जो इमेजेस हैं उन्हें हम इमेज मैप का नाम देते हैं। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि इमेज मैप बेसिकली allows you to add multiple links to the same image. Each link can point to a different page. Each of these clickable areas is known as hotspots. तो अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखें तो उसमें हमने 3 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिफाइन किए थे जो कि क्लिकेबल एरियाज थे। आप जैसे ही वहाँ मूव करते हैं तो आप डिफरेंट पेजेस पे जो है वो मूव हो जाते थे या लिंक उन डिफरेंट स्पॉट्स के साथ डिफरेंट पेजेस जो हैं वो लिंक्ड थे। आइए अब हम देखते हैं कि हम इमेज मैप्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक इमेज मैप डिफाइन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम मैप डिफाइन करते हैं और स्टेप नंबर 2 में हम उस मैप को यूज़ करते हैं। अगर हमने एक मैप डिफाइन करना हो तो सबसे इसके लिए हमारे पास मैप का टैग है और इसमें नेम का एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम अपनी मर्जी का कोई सा भी नेम जो है वो रख सकते हैं उस मैप के लिए। इसके बाद हमने वो हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिफाइन करने होते हैं जिसके लिए हमारे पास एरिया का टैग होता है। इसका जो पहला एट्रीब्यूट है वो शेप है कि हम जो हॉटस्पॉट डिफाइन करना चाह रहे हैं उसकी शेप क्या होगी। अभी प्रीवियस एग्जांपल को आप देखें तो जैसे ही हम लिंक के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो एक रेक्टेंगल सी हमें डिस्प्ले हो रही थी। तो बेसिकली वो या आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे रेक्टेंगल की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, आप उसे सर्कल की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं या आप उसे पॉलीगॉन की फॉर्म में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। तो जिस तरह की शेप आपने सेलेक्ट की है उसी तरह से फिर आपको नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट है कॉर्ड्स का कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे। तो अगर आप एक रेक्टेंगल यूज़ करते हैं तो आपको 4 कोऑर्डिनेट्स बताने पड़ेंगे जो कि उस एरिया वो एरिया डिफाइन करते हैं उस इमेज के ऊपर जहाँ पे आपने मैप को यूज़ करना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है वो पेज रेफरेंस का होता है। इसके लिए अगेन हम href का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम बताते हैं कि यूज़र जब इस हॉटस्पॉट को क्लिक करेगा तो वो किस पेज पे मूव होगा। इस तरह से हमने एक हॉटस्पॉट जो है वो मैप का डिफाइन कर दिया। हमें जितने भी इस तरह के एरियाज चाहिए उतने ही हम जो है हॉटस्पॉट्स इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
और इसके बाद हम मैप को क्लोज कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक मैप डिफाइन कर दिया। इसके बाद स्टेप नंबर 2 होता है मैप को यूज़ करना। तो मैप बेसिकली इस तरह से होता है कि हम एक इमेज ऐड करवाते हैं IMG के टैग के साथ, उसमें सोर्स उसी तरह से हम इमेज का टाइटल देते हैं और जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना पड़ता है वो यूज़ मैप होता है। यूज़ मैप में हम जो वैल्यू देते हैं उसमें हैश सिंबल होता है और उसके बाद मैप का नेम होता है जो कि हमने मैप डिफाइन करते हुए जो भी असाइन किया होता है। तो इस तरह से हम एक मैप डिफाइन करते हैं, उसे मल्टीपल इमेजेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ भी आप यूज़ करना चाहें जस्ट यूज़ मैप का एट्रीब्यूट यूज़ करें इमेज के टैग में और उस मैप का नाम लिख दें जिस मैप को आप यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी पिछली स्लाइड्स में हमने जो एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने कॉमसेट्स इस्लामाबाद कैंपस का इमेज था और उसके डिफरेंट पोर्शंस को हमने जो है लिंक किया हुआ था डिफरेंट पेजेस के साथ। इस स्लाइड में आप इसका कोड देख सकते हैं। अगर आप हाईलाइटेड पोर्शन को देखें तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैप का टैग यूज़ किया हुआ है और इस मैप को हमने माई मैप का नेम असाइन किया है। इसके बाद देखिए हमने एरिया टैग, इट मींस कि एक हॉटस्पॉट हमने डिफाइन करने के लिए एरिया का टैग स्टार्ट किया। इसके बाद हमने जो शेप सिलेक्ट की है वो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल करने के लिए आपको RECT लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमने 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं जो कि इमेज के ऊपर वो एरिया डिफाइन कर रहे हैं जहाँ पे ये टैग ये हॉटस्पॉट डिफाइन होगा। इसके बाद देखिए आपके हमने लिंक किया हुआ है href के एट्रीब्यूट के थ्रू और फाइनली हमने मैप का टैग जो है क्लोजिंग टैग किया हुआ है और इस क्लोजिंग टैग से पहले हमने मज़ीद 2 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं। तो इस तरह से इस मैप के अंदर हमने 3 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हुए हैं और उन तीनों स्पॉट्स को हमने डिफरेंट वेब पेजेस के साथ लिंक किया हुआ है। फाइनली आप देखें कि हमने मैप जैसे क्लोज हुआ उसके बाद हमने एक इमेज ऐड किया हुआ है और उसके लिए हमने IMG का टैग यूज़ किया और IMG के टैग के अंदर हमने यूज़ मैप का एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो कि जिसे हमने वैल्यू साइन की है हैश माई मैप। तो माई मैप वही वैल्यू है जो कि हमने ऊपर जो मैप डिफाइन करते हुए हमने जो नेम असाइन किया था उसी नेम को हमने यूज़ किया है इस इमेज के ऊपर। तो इस तरह से आप देखेंगे जब आप इमेज मैप्स डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले आपने इमेज मैप डिफाइन किया, उसके बाद आपने इमेज मैप को किसी भी इमेज के ऊपर यूज़ कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है एडिंग वीडियोस टू वेब पेजेस। बेसिकली हमारे पास वीडियो का टैग है जो कि वीडियोस को वेब पेजेस पे ऐड करवाने के लिए यूज़ होता है। ये टैग HTML5 हमें प्रोवाइड करता है। आप वीडियो का टैग यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने इमेज का टैग यूज़ किया था और सोर्स का जो एट्रीब्यूट है उसमें आप जो वीडियो का नेम है या उसका कंप्लीट पाथ है वो देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम इमेज के टैग के अंदर इमेज का पाथ देते हैं। आप इस एग्जांपल को देखें, सिंपली वीडियो का टैग यूज़ हुआ है और सोर्स के अंदर हमने जो वीडियो नेम है जैसे abc.mp4 विद एक्सटेंशन हमने ऐड करवाया है। तो जैसे इस टैग की वजह से जो वीडियो हमने मेंशन किया है वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी।
यहाँ पे आप ये देखिएगा कि वीडियो का टैग MP4 जो टाइप की वीडियोस हैं उन्हें सपोर्ट करता है। इसके अलावा जो बहुत कॉमन वीडियो जैसे फ्लैश वीडियोस हैं इनको सपोर्ट नहीं करता। तो अगर आप टेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप कोई MP4 वीडियो लें और उसे अपने वेब पेज के ऊपर ऐड करवा के देखें। एग्जाम्पल देखने से पहले हम वीडियो टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो एट्रीब्यूट है वो ऑटो प्ले का है। ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जैसे ही पेज लोड हो तो वीडियो चलना शुरू हो जाए। इट मीन्स कि आपको कोई क्लिक कहीं पे ना करना पड़े वीडियो स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही पेज लोड होता है तो वो वीडियो खुद से चलना शुरू हो जाती है। तो अगर आप ऐसी फंक्शनैलिटी चाह रहे हैं तो आप सिंपली ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट यूज़ करें। इसी तरह से जो सेकंड एट्रीब्यूट है वीडियो टैग का वो कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट है। कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट बेसिकली मीडिया प्लेयर जो कि वीडियो डिस्प्ले करवा रहा होता है उसके कंट्रोल्स को डिस्प्ले करता है। तो आप कंट्रोल्स की मदद से वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं, आप जो है वीडियो को फॉरवर्ड बैक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कंट्रोल्स जो हैं वो हम उन्हें इनेबल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट होता है। इसी तरह से वीडियो टैग का एक एट्रीब्यूट हमारे पास हाइट का होता है। बेसिकली हाइट का एट्रीब्यूट इसलिए यूज़ होता है कि आप जो वीडियो डिस्प्ले कर रहे हैं उसका डिस्प्ले एरिया डिफाइन करने के लिए। तो आप जितनी ज़्यादा हाइट रखेंगे वो वीडियो उतने ही बड़े एरिया में डिस्प्ले होगी। और इसी तरह से एक और एट्रीब्यूट लूप का है। बेसिकली जब आप लूप का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो वीडियो जैसे ही ख़त्म होती है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से एक लूप की शक्ल में वीडियो जो है वो चलती है। इस स्लाइड के ऊपर आप एक एग्जांपल देखें जिसमें हमने एक वीडियो ऐड की हुई है। अगर आप हाईलाइटेड कोड को देखें तो इसमें वीडियो का टैग जो है स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इमेज का टैग यूज़ करने के लिए IMG यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमने वीडियो का टैग स्टार्ट किया। इसके बाद आप देखेंगे हमने सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर वीडियो का सोर्स बताया है बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने इमेज नेम और विद पाथ दिखाया था। उसी तरह से हमने यहाँ पे उस वीडियो का कंप्लीट पाथ और नेम जो है वो हमने सोर्स के एट्रीब्यूट में सेट किया है। फिर इसके बाद देखें आप कि हमने ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट भी यूज़ किया हुआ है। हमने सिंपली ऑटो प्ले लिखा है। इट मीन्स कि जैसे ही वेब पेज लोड होता है वीडियो खुद से चलना शुरू हो जाएगी। फिर हमने लूप का एट्रीब्यूट भी यूज़ किया है। इट मीन्स कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। फिर हमने कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट भी यूज़ किया है। कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट मीडिया प्लेयर के कंट्रोल्स को इनेबल करता है जिन्हें हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। आइए अब हम इसी कोड की एक एग्जांपल ब्राउज़र के अंदर देखते हैं। इस पेज को देखें आप कि एक वीडियो जैसे मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ ये पेज लोड होता है और साथ ही एक वीडियो जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। अगर आप कर्सर को मूव करें इस मीडिया प्लेयर के ऊपर तो आप देखें आपको कुछ कंट्रोल्स नज़र आएंगे जिसके साथ आप स्टॉप कर सकते हैं वीडियो को। आप चाहें तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर फॉरवर्ड मूव होना चाह रहे हैं तो इसका कंट्रोल भी है आपके पास। अगर आप वॉइस कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो ये कंट्रोल भी है। इसी तरह से अगर आप फुल स्क्रीन करना चाह रहे हैं वीडियो डिस्प्ले तो आप जैसे क्लिक करते हैं तो ये से फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता है। ये सब कुछ कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट सेट करने से होता है। आप देखें जैसे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ
वीडियो दोबारा से लोड होती है और ख़ुद से ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाती है। तो ये सब कुछ जो है ऑटो प्ले का एट्रीब्यूट हमने सेट किया था, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है वीडियो। अभी हम प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि वीडियोस वेब पेजेस पे ऐड करना कितना आसान है। जैसे आप इमेजेस ऐड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि आप ऑडियो फाइल्स कैसे ऐड करते हैं वेब पेजेस पे। ऑडियो फाइल्स ऐड करने के लिए आपके पास ऑडियो का टैग है। अगेन ये टैग HTML5 ने प्रोवाइड किया है। इट मीन्स के जो अर्लियर वर्जन्स थे उनमें ये टैग एग्जिस्ट नहीं करता था। आप ऑडियो ऐड करवाने के लिए ऑडियो का टैग यूज़ करते हैं और उसके सोर्स में आप ऑडियो फाइल का फुल नेम विद एक्सटेंशन जो है लिखते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देखें, ऑडियो का टैग स्टार्ट हो रहा है, सोर्स में हमने लिखा है abc.mp3। ये लाइन जो है वो एक ऑडियो फाइल है abc.mp3 के नाम से। इस फाइल को ऐड कर रही है वेब पेज पे। अगर हम ऑडियो टैग के एट्रीब्यूट्स की बात करें तो हमारे पास वही एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वीडियो टैग के थे, जिनमें ऑटो प्ले, इट मींस कि जैसे ही पेज लोड होता है वो ऑडियो फाइल प्ले होना शुरू हो जाएगी। कंट्रोल्स कि जब आपके पास कंट्रोल्स डिस्प्ले होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फॉरवर्ड कर सकते हैं, बैक आ सकते हैं, वॉइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास लूप का एट्रीब्यूट भी है कि जैसे ही वीडियो फाइल कंप्लीट होती है उसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। लेक्चर के आखिर में हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। सबसे पहले हमने देखा कि हम इमेजेस कैसे ऐड करते हैं वेब पेजेस पे। इसके लिए हमने img का टैग यूज़ किया और img के टैग में हमने सोर्स का एट्रीब्यूट जो है उसमें इमेज नेम विद पाथ लिखते हैं तो इमेज जो है वो डिस्प्ले हो जाती है। फिर हमने इमेज टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े जो कि इमेज के डिस्प्ले को बेहतर तरीके से कंट्रोल करते हैं, जिनमें हमने देखा कि अगर हम हाइट और विड्थ कंट्रोल करना चाह रहे हैं इमेज की तो हमारे पास हाइट और विड्थ का एट्रीब्यूट है। इसी तरह से अगर हम टेक्स्ट को अलाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास अलाइन का एट्रीब्यूट है। जब हम अलाइन टॉप, बॉटम या मिडल करते हैं तो जो टेक्स्ट होता है वो इमेज के टॉप, मिडल या बॉटम पे अलाइन हो जाता है। इसी तरह से हमने बॉर्डर का एट्रीब्यूट पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कि जब इमेज डिस्प्ले हो तो उसके चारों साइडों पे बॉर्डर ड्रॉ हो जाए, तो इसके लिए बॉर्डर का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया। इसी तरह से हमने ऑल्ट या अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट यूज़ किया, यानी जब ब्राउज़र किसी भी वजह से इमेज को डिस्प्ले नहीं करता तो जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो इमेज की जगह वो डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि हम इमेजेस को लिंक्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं, यानी हमने इमेज ऐड किया और जैसे ही हमने इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे जिस पेज को भी लिंक किया हुआ है वहाँ पे मूव हो जाते हैं। इसके बाद हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इमेज मैप का पढ़ा। इमेज मैप बेसिकली एक इमेज के डिफरेंट पोर्शंस को हमने डिफरेंट पेजेस के साथ लिंक करना, हमें इसे इमेज मैप कहते हैं। तो हमने देखा कि हम इमेज मैप कैसे डिफाइन करते हैं और इमेज मैप को कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने ऑडियो और वीडियो टैग्स पढ़े जो कि HTML5 के टैग्स हैं, और ये टैग्स जो हैं वो
वीडियोस और ऑडियो फाइल्स ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। हमने ये भी देखा कि कुछ लिमिटेड वीडियो टाइप्स हैं जिन्हें वीडियो का टैग सपोर्ट करता है, जिनमें से मोस्ट कॉमन जो है वो MP4 है। इसी तरह से अगर आप ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करें तो अगेन आपके पास फ़िलहाल लिमिटेड चॉइस है। मोस्ट कॉमन टाइप जो कि सपोर्ट करता है ऑडियो का टैग वो MP3 है। तो आप बड़ी सिंपली जिस तरह इमेज ऐड करना है उसी तरह आप ऑडियो और वीडियो के टैग्स यूज़ करके ऑडियो और वीडियो फाइल्स अपने वेब पेजेस पे ऐड करवा सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के बारे में मज़ीद पढ़ना चाहें तो बिगनिंग HTML, XHTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट विली पब्लिशिंग की जो बुक है जिसे हम रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं HTML के लिए, उसके चैप्टर नंबर 3 में आप इमेजेस से और मीडिया से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद कुछ इंटरेस्टिंग HTML टैग्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।